नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। हमने बीजेपी और कांग्रेस को एक दूसरे पर परिवारवाद के नाम पर तंज कसते बहुत देखा है। हमने बहुत सुना है कि हम परिवार को नहीं बल्कि कार्यकर्ता को तवज्जो देते हैं। दोनों पार्टियां ये दावा करती हैं, लेकिन हकीकत से दोनों पार्टियां ऐसा लग रहा है कि अब बहुत दूर हो चुकी हैं। ताजा जो आंकड़े आए हैं एडीआर के, वो बताते हैं कि 270 कुल एमपी और विधायक, इसमें राज्यसभा के भी जोड़ लिए गए हैं। अगर ये सारा जोड़ के 270 का आंकड़ा है तो इसमें से 57 कहीं ना कहीं परिवारवाद के चलते सियासत में बड़ी पदों तक पहुंच गए हैं। ऐसे में अब बीजेपी कांग्रेस को कोसे या कांग्रेस बीजेपी को कोसे, सवाल यही है कि इन लोगों को जो भी पद मिल रहे हैं, क्या वो परिवारवाद के नाम पर मिल रहे हैं या फिर उन्होंने जनता के बीच जाकर के मेहनत करके अपना नाम कमाया, अपना भरोसा कमाया और उसके बाद वो इस पद पर काबिज हुए हैं। इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आज आपकी बात। और आइए देखते हैं कि एडीआर की जब ये से रिपोर्ट आई है जिसमें 270 में से 57 ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं परिवारवाद की छाया में अपना सियासी सफर कर रहे हैं, उस पर बीजेपी और कांग्रेस का क्या कहना है, सुनाते हैं आपको बयान। स्थापित और मान्य परिवारों से राजनीति में आना और इससे कुछ जुड़ी हुई सहूलियतों का मिलना बहुत स्वाभाविक है। हर बार हम किसी प्रतिष्ठित परिवार से आने वाले दावेदार को परिवारवाद का गलत उदाहरण नहीं कह सकते हैं। जब हम कांग्रेस के परिवारों की बात करते हैं तो हम अपने इतिहास को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़कर देखते हैं और वो जो परिवार राजनीति में आए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं देश की सच्ची सेवा की है। जब हम भाजपा के परिवारवाद की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि उन्होंने अपने परिवार का इस्तेमाल भारी धन संपत्ति अर्जित करने के लिए किया, राजनीतिक तौर पर दुराचार और ऐसे उदाहरण स्थापित किए हैं समाज में जो किसी भी तरीके से मान्य नहीं हो सकते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी का तो मूल आधार ही परिवारवाद है। अगर राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी एक विशेष परिवार के सदस्य नहीं होते तो आज उनकी राजनीति में कोई हैसियत नहीं होती। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी, नड्डा जी, अमित शाह जी जैसे बड़े नेता ऐसे साधारण परिवारों से आए हैं जिनका राजनीति में कहीं कोई लेना देना नहीं था और उसके बाद भी देश में बड़े मुकाम तक पहुंचे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में मूल अंतर है। कांग्रेस पार्टी में केवल परिवारवाद के आधार पर पद दिए जाते हैं और भाजपा में अगर राजनीतिक परिवारों के लोगों को भी कोई दायित्व मिलता है तो वो उनकी योग्यता, काबिलियत और मेहनत के आधार पर मिलता है, ना कि परिवार का सदस्य होने के आधार पर। बीजेपी और कांग्रेस तो दोनों अपने आप को बहुत पाक साफ बता रहे हैं और जाहिर सी बात है कि दूसरों को गलत ठहरा रहे हैं, पर जनता की नजरों में क्या यह परिवारवाद बहुत बड़ा मुद्दा है? मध्य प्रदेश के लोगों से हमने जानने की कोशिश की कि सियासत में परिवारवाद को लेकर वो क्या सोचते हैं। सुनिए उनकी क्या है राय। मैं चाहता हूं कि आज की जनरेशन जो योग्य हो उसको एक बार मौका देना चाहिए, किसी भी पार्टी को एक बार उनको आगे बढ़ाना चाहिए। इससे देश समाज सबका ही विकास होगा। सर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नियम से चलना चाहिए। कार्यकर्ताओं को लाभ नहीं मिल रहा है, बात सही है। परिवारवाद को खत्म कर देना चाहिए, परिवारवाद होना ही नहीं। हम सब एक साथ रहें, एक साथ चलें, ये हमारा परिवार है। जो जमीनी कार्यकर्ता है उनको मौका नहीं मिल पाता है और ये परिवार टोटल खत्म होना चाहिए। इससे जो नए कार्यकर्ता हैं और पुराने कार्यकर्ता उनको जरा भी अच्छा मौका नहीं मिल पाता है। तो इस पे लिए पार्टियों को विचार करना चाहिए कि भाई नए लोगों को, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो जुझारू हैं, जो पार्टी में काम करते हैं, उनको मौका दिया जाना चाहिए, ना कि हाईजैक करके नेता उनकी पार्टी में उतारे जाए। हम जैसे नए यूथ है तो हम चाहते हैं कि कोई नया आए जो डेवलपमेंट करे और सर जनता को भी सर एक राजनीतिक उस परिवारवाद ना देखकर उसके काम देख के उनको वोट करना चाहिए। और आइए देखते हैं आज का सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये रहे। मध्य प्रदेश की राजनीति में परिवारवाद का दबदबा, एडीआर की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। 270 एमपी एमएलए में 57 वंशवाद की सियासत बढ़ा रहे। पति पत्नी और पिता बेटे नेता बन बैठे। बीजेपी ने संगठन के लिए अलग फॉर्मूला बनाया। कांग्रेस को भी एक व्यक्ति एक पद याद नहीं रहा। बीजेपी कांग्रेस में परिवारवाद हावी, कार्यकर्ताओं की अनदेखी कब तक रहेगी जारी? ये सीधा सवाल है भाई कि क्या ये हो रहा है। और एडीआर की रिपोर्ट भी आप देख लीजिए,
यही रिपोर्ट है जिसने बड़ा खुलासा कर दिया है। क्या कहती है ये रिपोर्ट? हर चौथे विधायक और सांसदों की जड़ें परिवारवाद से जुड़ी हुई हैं। 48 विधायकों का परिवार सियासत से जुड़ा रहा है और ऐसे तमाम जो डेटा है, इसमें 48 में से 28 भाजपा के हैं, 20 कांग्रेस के हैं, 5 लोकसभा सांसद, 4 राज्यसभा सांसद जो हैं वो परिवारवाद के छत्रछाया में हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इस तरह की बात कही जा रही है। ये डेटा आपको समझा देगा कि देखिए क्या है परिवारवाद की असल स्थिति। सीधे रुक कर लेते हैं अब अपने मेहमानों का। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए एक एक करके तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अजय धवले जी, बहुत स्वागत करता हूं अजय जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राहुल राज जी जुड़ रहे हैं, राहुल जी का स्वागत करता हूं। आज वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिनेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। और एडीआर के सदस्य अरुण गुर्टू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनकी संस्था ने एक बार फिर जो सियासत के पीछे की छिपी हुई कहानियां हैं हर बार की तरह, उसे जनता के सामने लाकर रखा हुआ है। बहुत स्वागत करता हूं अरुण जी आपका। अरुण जी सबसे पहले मैं आप ही का रुख करता हूं। अरुण जी, ये जो सबको पता है कि परिवारवाद है सियासत में, पर जब आप आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ इसे पेश करते हैं तो फिर लोगों का इस पर ध्यान जरूर जाता है। अभी हम देख रहे हैं कि ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों इसमें बराबर की शरीक हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि दोनों ही पार्टियां परिवारवाद की मुखालफत करती हैं, लेकिन अपनी पार्टी में क्या कर रही हैं? क्या ये उसकी वानगी है जो तथ्य आपने दिए हैं, जो रिपोर्ट आपने पेश किया है? जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि आपने अपन ने जनता के भी जवाब सुने और जो जनता को फीलिंग है उन्होंने बताई, और मैं नहीं सोचता कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इससे दूर है। आंकड़े तो ये भी बताएंगे आपको कि वो समस्या कितनी गंभीर है। अब बात ये आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जनता नहीं चाहती, पार्टी के वर्कर्स नहीं चाहते, तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? अगर उसे कॉन्स्टिट्यूशनली देखते हैं अपन, संविधान के उससे लीगली जी, तो इस पे तो कोई रोक नहीं है। संविधान न तो कहता है कि परिवारवाद होना चाहिए और न परिवारवाद को रोकने की कोई व्यवस्था है, व्यक्तिगत है और वो होगा। तो ये सारा का सारा प्रश्न जो है ये एक मॉरल क्वेश्चन बन गया है कि क्या इस देश के अंदर प्रजातंत्र नहीं है? क्या अभी भी हम सामंतवादी व्यवस्था में रह रहे हैं? क्या इस देश के अंदर इतनी शिक्षा वगैरह सब फैल गई है और उसके बाद भी हमारे पास कोई कुछ एक छोटा सा तबका है, वही पढ़ा लिखा है, वही समझदारी है उसी में, और दूसरों के अंदर किसी में समझदारी नहीं है? तो जब ये सारे प्रश्न अगर हम देखते हैं तो देखते हैं कि देखिए ये तो देश के साथ अन्याय हो रहा है जी। देश की जनता के साथ, देश के टैलेंट के साथ अन्याय हो रहा है। अगर टैलेंट को ऊपर लाया जाए और ये परिवारवाद खत्म किया जाए। आज आप एक और चीज़ मैं बताऊंगा इसके अंदर कि इस परिवारवाद की वजह से जी हुजूरी बढ़ गई है। कोई हिम्मत नहीं करता कि अपने नेता के खिलाफ कोई चीज़ बोल दे, उसको ये भी बता दे कि देखिए ये रास्ता गलत है, आपने जो लिया है ये रास्ता सही है। अब इनके पास एक दलील रहती है जी, वो ये दलील रहती है कि भाई देखिए वो उस इलाके का जीता है और या उसने सेक्रीफाइस करी है, तो ये सेक्रीफाइस का आंकड़ा जो है ये कब तक चलता रहेगा जी। ये सेक्रीफाइस जिसने करी है उसकी हमने मानने को तैयार हैं हम कि भाई वो आदमी डिजर्व करता है कुछ चीज़, रियायत डिजर्व करता है। उसने अपने अनमोल जो उम्र है उसको इस चीज़ के लिए दिया है। पर अब ये कहा जाए कि उनके बेटे को भी और पोते को भी और पत्नी को भी और इनको सबको ये सब रियायत दी जाए, ठीक है सर। ये नहीं। अब इनके पास मैंने जैसा बता रहा था कि एक दलील बड़ी वो है कि साहब वो जीतने के अंदर उनको आसान होता है। ये बहुत ही गलत है। ठीक है, मैं नहीं मानता कि अगर आपकी पार्टी के अंदर अगर ताकत है तो वो दूसरे को भी जीत के जिताएगी और दूसरा जीतेगा आपका।
कि ये कि इनके क्योंकि पिताजी थे या इनके दादा थे, इन्होंने किया, उस आधार के ऊपर आप पार्टी को लाएं, ये एक मिथ कहते हैं ना जिसको, ये एक दिमाग के अंदर गलत धारणा बन गई है और इसी वजह से ये लोग जीतने के आधार के ऊपर उनको खड़ा करते हैं और आगे लाते हैं। ठीक है गुरु जी, ठीक है। मैं अब जल्दी से आ जाता हूं अजय धवले जी आपके पास। अजय जी, परिवारवाद का आरोप लगा करके आप एक परिवार को कांग्रेस के लगातार टारगेट करते हैं, पर यहां डेटा तो कुछ और बता रहा है। जब आपके यहां हो तो ये बिल्कुल सही है, कांग्रेस में अगर 2-3 परिवार ऐसे हैं तो आप सारे लोग मिलकर के उन्हीं को टारगेट करते हैं और अपने वालों को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। 28 विधायक आपके परिवारवाद की छत्रछाया में आगे बढ़ रहे हैं। लोकसभा के 5 सांसद, राज्यसभा के 4 सांसद। तो अगर परिवारवाद बुरा है, पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए, बताइएगा कि है कि नहीं, और अगर बुरा है तो फिर कांग्रेस क्यों बुरी है? फिर अगर नंबर के हिसाब से देखें तो ज्यादा बुरे तो फिर आप हो गए। देखिए अभिलाष जी, भारतीय राजनीति में परिवारवाद जो है ये हमेशा से एक डिबेटेबल इशू रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का यदि हम एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे तो ये अपने आप में बेमानी है, क्योंकि दोनों संगठनों की प्रकृति और विस्तार में बहुत महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। केवल संख्यात्मक आंकड़ों से इसको देखना, इसकी दृष्टि से देखना ये ठीक नहीं है, बल्कि संगठनों की कार्यप्रणाली देखिए, विचारधारा देखिए और संगठनात्मक संरचना देखिए कि पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट कैसा है। भारतीय जनता पार्टी में आज जो शीर्ष पे नेतृत्व है, चाहे हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बात कर ले, उनके बाद हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, जेपी नड्डा जी, या हमारी समूची जो सेंट्रल की लीडरशिप है, उसमें आपको कहीं पे भी ये नहीं दिखेगा कि वो पॉलिटिकली वेल नोन फैमिलीज से हैं। दे आर पॉलिटिकली नोवेयर। उनकी फैमिलीज का कोई ऐसा सब्सटेंशियल बैकग्राउंड नहीं रहा कि उनको राजनीति में बहुत उच्च स्थान मिलना था। उन्होंने अपनी अपनी योग्यता, संगठन के प्रति समर्पण और निष्ठा की वजह से आज संगठन के प्रति जो कार्य किया उसकी वजह से आज शीर्ष स्तरों पर पहुंचे। कंपैरेटिव एनालिसिस की मैंने जो बात की वो आप कांग्रेस का उठाकर देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व, उसकी स्थापना के मतलब हम जब स्वतंत्रता के बाद की कांग्रेस की यदि बात करें तो नेहरू गांधी परिवार के इर्द केंद्रित रहा। पार्टी के सारे शीर्ष पद जैसे कि अध्यक्ष, प्रधानमंत्री पद, अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली समितियां या इसके जितने भी फाउंडेशन रहे, सारे एक परिवार के लिए आते रहे। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, इवन संजय गांधी का वो दौर याद कर लीजिए जब वो इस देश के एक सामान्य सांसद हुआ करते थे, लेकिन वो कैबिनेट की बैठकें बुला लिया करते थे। कैबिनेट की बैठक को, कैबिनेट मिनिस्टर्स को इंस्ट्रक्शन पास ऑन करते थे। तो हम हमेशा जिस परिवारवाद की बात करते हैं वो परिवारवाद है कि एक परिवार ने सत्ता का विकेंद्रीकरण करने की जगह सत्ता को केंद्रित करके रखा है खुद की राजनीति के लिए। और आप देखेंगे चुनाव दर चुनाव इस देश में ये हम स्थापित करने में सफल रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब लाल किले की प्राचीर से इस देश के नाम अपने संबोधन में कहा था कि मैं उन 1 लाख नौजवानों को देश की राजनीति में लाना चाहता हूं जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो उन देश के सारे नौजवानों के लिए ये बहुत ऐसा एक क्षण था। नहीं, अजय जी, आप जो प्ली दे रहे हैं कि केंद्र में हमारे यहाँ उतना नहीं है जितना कांग्रेस में है, मतलब केंद्र में अगर परिवारवाद नहीं है वो अच्छी बात है, लेकिन राज्य में है तो एक्सेप्ट कर लें क्या? मैं अभिलाष जी, मैं राज्य का भी उदाहरण दूंगा। मध्य प्रदेश का आप उदाहरण उठाकर देख लीजिए। आज भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश में नेतृत्व कौन कर रहा है? माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी किस परिवार से आते हैं? इसके पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी किस परिवार से आते थे? तो अपने अपने परिश्रम के बल पे, मैंने जो शुरुआत में ही कहा कि संगठन के प्रति निष्ठा रही, अपनी योग्यता और अजय जी, आप ये बाइफर्केशन कैसे कर पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री और पीएम नहीं है इसलिए हम बाकी ठीक है, नीचे मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो अरुण गोटू जी ने इतनी लंबी संख्या दे दी, ज्यादा लोग आपके हैं, और उसके बाद भी आप जस्टिफाई कर पा रहे हैं। मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूं कि आप इसके बाद ये कह रहे हैं कि उस पद पे नहीं है, इस पे है, कोई बात नहीं, इस वाले पर है, उस पे नहीं है। मैंने शुरुआत में ही कहा कि संख्यात्मक आंकड़ों को देखना इस पूरे डिबेट को डिरेल कर देगा। अच्छा, तो आपके चश्मे से एक परिवार को देखा जाए कि ये परिवारवाद का आरोपी और बाकी ना देखें हम कि ये परिवारवाद के लोग इसमें भी हैं। ऐसा थोड़ी है कि एक ही परिवार को मैंने यही कहा कि ये डिबेट डिरेल नहीं होना चाहिए। हाँ। संगठन की विचारधारा, संगठनात्मक संरचना, ये सारा देखिए कि क्या कभी किसी परिवार विशेष का पुत्र होने की वजह हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है या पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है कि किसी राज्य सरकार में मंत्री या केंद्र सरकार में मंत्री? ये बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छा, तो ये जो बीजेपी और कांग्रेस के जो नेता हैं वो चुनाव जीतकर आते हैं ना, वो भी तो उनके बच्चे हैं तो चुनाव जीत कर ही आए। वो कहां उनको बोल दिया कि फलाने जी के बेटे हैं तो इनको चुनाव नहीं लड़ाना है? राहुल गांधी सांसद है ना, नहीं है क्या? आप बता दीजिए।
आप एक वरिष्ठ नेत्री को हरा कर आए हैं ना, जिनके ऊपर परिवारवाद का कोई दाग नहीं था। देश में कहां होते जी। चलिए, मुझे तो लगता है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये नेतृत्व का प्रश्न पूछना चाहिए। ठीक है, क्या कांग्रेस मतलब बीजेपी का कार्यकर्ता खामोशी से कड़ा देखता रहे कि 28 विधायक जो हैं बीजेपी के, वो परिवारवाद की जगह से आते हैं, और वो बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस से सवाल पूछे और कांग्रेस का कार्यकर्ता भी कांग्रेस से सवाल पूछे। चलिए, मैं आपकी इच्छा पूरी करता हूं, कांग्रेस से सवाल पूछता हूं। राहुल राज जी, देखिए, आरोप तो आप लोगों के ऊपर भी हैं। ये अलग बात है कि आपका सुप्रीम जो आला कमान का जो परिवार है वो टारगेट पर रहा है हमेशा, पर अब हम देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे ये बीमारी जो है वो दूसरी पार्टियों में भी बहुत ज्यादा फैल गई है। क्षेत्रीय पार्टियों में तो बहुत रही है, पर अब बीजेपी भी इसमें पीछे नहीं है। तो आप क्या जस्टिफाई ये कह के करेंगे कि उनकी भी है, या अपनी वाली गलती को स्वीकार करेंगे कि हाँ ये गड़बड़ है? देखिए अभिलाष जी, बहुत धन्यवाद, आपने इस महत्वपूर्ण चर्चा का मुझे हिस्सा बनाया, और मैं धन्यवाद देता हूं आपके न्यूज चैनल को कि आपने इस मुद्दे पे डिबेट कराया। जी। भारतीय जनता पार्टी की जो परिवारवाद को लेकर कांग्रेस को लगातार जो ये लोग टारगेट करते हैं, आज इनकी कलई खुल रही है। आपने सिलसिलेवार तरीके से शालीनता से धवले जी से सवाल किया, वो इधर उधर दाएं बाएं घूमते रहे। हम तो कहते हैं तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। बहुत सारी बातें उन्होंने कही। कांग्रेस ने कभी परिवारवाद की बात नहीं करी। हमेशा कांग्रेस मुकर होकर ये कहती रही कि योग्यता एक पैमाना है, जो भी व्यक्ति जनता के बीच से चुन के आता है, जनता जिसका नाम लेती है, जो जीतने की काबिलियत रखता है, उसे टिकट देते हैं। और दूसरी बात, जब हमारा उदयपुर अधिवेशन हुआ था तो उसमें पहले ही रेजोल्यूशन पास हो चुका है कि एक परिवार एक पद। आप देखेंगे जितने भी विधायक मध्य प्रदेश विधानसभा में हैं, उनके परिवार का कोई दूसरा व्यक्ति विधायक नहीं है यहाँ पे। और दूसरी बात, जिन नेताओं का नाम लेके ये बात कर रहे हैं, ये बार बार सिलसिलेवार तरीके से गांधी परिवार को टारगेट करते हैं और उसके नाम पे अपनी दुकान चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज आपके आंकड़े बता रहे हैं। इन्होंने कहा कि मैं जाते जाते उनका कमेंट सुना तो उन्होंने कहा कि साहब, कौन सा ऐसा बच्चा है नेता का जिसको हमने मंत्री पद इसलिए दिया हो कि वो किसी नेता का बेटा है। तो अनुराग सिंह ठाकुर जो है इतनी युवावस्था में ऐसी कौन सी काबिलियत रखते थे कि केंद्र में मंत्री बना दिया आपने? थोड़ा बताएंगे मुझे, ऐसी कौन सी काबिलियत थी कि वसुंधरा राजे सिंधिया को आपने मुख्यमंत्री बना दिया? ऐसी कौन सी काबिलियत थी कि आज सिंधिया जी को आपने दोबारा मंत्री बना के उनके बेटे को एमपीसीए का अध्यक्ष बना दिया? ऐसी कौन सी काबिलियत है कि जैसा आईसी इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष बन गए? ऐसी अगर राजनीति में देखें तो हेमंत खंडेलवाल, आप कह प्रदेश का मुखिया, आपके संगठन के मुखिया हेमंत खंडेलवाल क्या परिवारवाद के प्रोडक्ट नहीं है? आपके भोपाल के मंत्री विश्वास सारंग परिवारवाद के प्रोडक्ट नहीं है? कह रहे डिबेट परिवारवाद पे ही हो रहा है, लेकिन वो ये कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा गुम गुम, ऐसा नहीं होता। उनको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर काबिलियत के दम पे कांग्रेस पार्टी के नेता चुनाव जीत के मंत्री बनते रहे हैं तो उसको आप कहो कि संगठन की विचारधारा, तो हमारी विचारधारा उन्होंने स्पष्ट कर दी। हम तो मैं नहीं, हम के संकल्प चल रहा है। जीतू पटवारी कोई परिवारवाद का प्रोडक्ट है? बता दो आप, ऐसे अगर आप बात करोगे तो। और आप मुख्यमंत्री की बात करते हो तो अर्जुन सिंह जी से पहले उनके परिवार का कौन सा व्यक्ति राजनीति में था? आप ये बता दो। एक व्यक्ति, कमलनाथ जी के परिवार का कौन सा व्यक्ति राजनीति में था, अगर आप यही बात करना चाहते हो तो। लेकिन समस्या यह है कि ये अपनी बात नहीं मानेंगे। ये शुद्ध रूप से परिवारवाद के पर्यायी हैं और शुद्ध रूप से जनता को भ्रमित करने का कार्य करते हो। मैं केवल 30 सेकंड में एक बात कहना चाहता हूं विलास जी, जिस गांधी परिवार को ये लोग टारगेट करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री बने तब देश का बजट क्या था? IIT IIM का सपना देने वाला वो व्यक्ति जब अपने प्राण त्यागता है तो क्या इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी? आप परिवारवाद की बात करते हो। इंदिरा गांधी को गोली से छलनी किया गया, उनका बेटा चुनाव जीत के राजनीति में आया, जब उनको बम से मार दिया गया तब क्या सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनी थी क्या? और जब यूपीए की सरकार आई तो पूरा मौका था सोनिया गांधी के सामने, तब भी वो क्या प्रधानमंत्री बनी क्या? आप एक परिवार को टारगेट करते हो जिसके खून से लोकतंत्र को सींचा है उनने। चलिए ठीक है राहुल जी, मैं अब आता हूं दिनेश गुप्ता जी एक बड़े सवाल के साथ, जो मैं अपने ऊपर भी उठाता हूं, क्योंकि मीडिया अमूमन ये समझ लेता है कि हम बस इनसे सवाल कर लें, हमारा काम खत्म। ये सवाल मेरे अपने लिए, क्या मीडिया का सवाल उठाना अब उतना जायज़ या उतना मौजूद नहीं रह गया है? क्योंकि ये लोग टिकट भले ही पा लेते हैं परिवारवाद के नाम पर जनता ही इन्हें चुनती है, जनता ही इन पर भरोसा जताती है। और अगर कोई परिवारवाद के नाम पर नाकाबिल व्यक्ति थोपा गया है तो अगली बार उसे हरा करके साइड कर देती है। तो क्या मीडिया को भी ये सोचना चाहिए, सवाल उठाने वालों को भी ये सोचना चाहिए कि भाई एक बार अगर वो आ गए हैं तो उनकी हम मान सकते हैं, लेकिन जो लगातार परसिस्टेंटली जीत रहे हैं, कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं, तो फिर उस पर सवाल उठाना जनता के जनादेश का अपमान होगा? क्या ऐसा है? देखिए अभिलाष, जो है परिवारवाद पर इस देश में बहस किसने चालू की? मीडिया ने चालू नहीं की।
ये एक राजनीतिक दल की ओर से इसी बहस को आगे बढ़ाया गया। जी। जब 80 के दशक में एक राजनीतिक दल बनता है, उसे लगता है कि वो सत्ता नहीं पा पा रहा है, तो उसके जो कारण उन्होंने देखे कि एक जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल फैमिली है उसके लोग चुनाव लड़ते हैं और वो अपने प्रभाव के कारण लगातार चुनाव जीतते रहते हैं और एक जो राजनीतिक दल है उसको इसका लाभ मिलता है। तो उन्होंने परिवारवाद पर हमला चालू किया। देखिए, एक पार्टी 1980 में अस्तित्व में आती है, एक पार्टी उससे कई साल पहले से जो है 2 पीढ़ी पहले से वो एक राजनीति में काम कर रही है। जी। तो कांग्रेस का जब हम परिवारवाद देखते हैं तो वो 2 पीढ़ी पहले से देखिए कि 2 पीढ़ी से कौन सा परिवार राजनीति में था तो आ गया। अब भारतीय जनता पार्टी में तो जो मुख्यमंत्रियों की कतार तो अभी चालू हुई है ना, या महत्वपूर्ण पदों की कतार तो अभी चालू हुई है। इसके पहले जो बहुत छोटे समय के लिए केंद्र में उनकी सरकार हुआ करती थी तो उनका परिवारवाद उस तरह से नजर नहीं आता था। अब जब परिवारवाद नजर आ रहा है उनका, तो फिर आप देखिए कि उसके डेफिनेशन को लेकर अलग अलग तरह की बात को करते हैं कि नहीं, इसको परिवारवाद मत मानिए। परिवारवाद डेफिनेशन किसी मतलब आम वोटर को बताने की आवश्यकता नहीं है कि जो है यदि माधवराव सिंधिया के पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं तो वो परिवार से हैं। उनका कहीं ना कहीं यदि प्रभाव है तो उस प्रभाव के आधार पर वो राजनीति कर रहे हैं। और यहाँ जो है चीज ये है कि डिलीवरी सिस्टम, पॉलिटिकल डिलीवरी में जो डेमोक्रेसी पे किस तरह की डिलीवरी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव दे रहा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वोटर वोट दे रहा है ना, तो जब वोट दे रहा है तो उस पर हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं ये साहब ये वोट दे रहा है तो ये गलत दे। तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारे ऐसे भी उदाहरण होंगे ना कि जहां लोग परिवार से आ रहे हैं फिर भी चुनाव हार जाते हैं, उनको मौका नहीं मिल पाता। तो उनके डिलीवरी सिस्टम की बात, उनका जो कॉन्टेक्ट की बात है, जहां कहाँ लोगों को आसानी होती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें आप देखिए कि लीडरशिप डेवलपमेंट, जिन क्षेत्रों में जहां ये परिवारवाद की समस्या है वहां क्या राजनीतिक दल कोई नई लीडरशिप को डेवलप होने दे रहे हैं क्या? तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि वो डेवलप नहीं होने देते। ये बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है। तो कैसे होगा जो है नई लीडरशिप उभरेगी कैसे, उसे मौका मिलेगा कैसे? अभी हमने देखा मध्य प्रदेश में जो जिलों में कार्यकारिणी बनी, जिसे बाद में ये कहा गया कि साहब अध्यक्ष जी ने कहा है कि परिवारवाद नहीं चलेगा इसलिए हटाए। महत्वपूर्ण तो ये इनके नाम आए कैसे? जब परिवारवाद को लेकर नीति स्पष्ट थी तो नाम क्यों आए? नाम आने नहीं चाहिए। एक स्टैंड होना चाहिए ना पार्टी का। यदि परिवार का है तो आपकी डिस्क्वालिफिकेशन, इस डिस्क्वालिफिकेशन को जब तक सामने नहीं रखेंगे तब तक ये समस्या जो है लगातार बहुत चलती रहेगी और हम जो है मीडिया में इसको कहीं ना कहीं इसको डिबेट करते हैं। ठीक है सर, चलिए मैं वापस आता हूं। अरुण जी, आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठा दिया है दिनेश गुप्ता जी ने कि परिवारवाद में एक व्यक्ति को टिकट दे दिया, यहां पर खत्म नहीं हो जाता ये। अब उस व्यक्ति को स्थापित रखने के लिए अरुण जी आगे नए नेतृत्व को पनपने नहीं देने की जो प्रवृत्ति है, यानी अगर आप एक व्यक्ति को टिकट दे देते हैं परिवारवाद के सहारे तो आने वाले 10, 20, 30 सालों तक उस क्षेत्र के नेतृत्व को कत्ल कर देते हैं। उसका कहते हैं ना कि गर्भावस्था में ही शिशु हत्या उसकी कर दी जाती है। क्या अरुण जी आपको लगता है कि आरोप सही है और ये वाकई में बहुत लंबे टर्म में नुकसान देता है? ये 5 साल की या एक टर्म की बात नहीं होती, क्योंकि परिवारवाद फिर कोशिश करते हैं परिवार के लोग कि दूसरा कोई विकल्प तैयार ना हो जाए क्षेत्र में। देखिए, ये आरोप बिल्कुल अपने आप में सही है और इसके साथ एक और चीज जोड़ूंगा मैं कि जब कोई सत्ता में आ जाता है तो उसके पास आप देखेंगे और एडीआर की रिपोर्ट्स हैं कि किस तरह से उसके पास संसाधनों की बहुतायत हो जाती है अचानक। तो चुनाव के लिए जो संसाधन चाहिए होते हैं वही चुनाव लड़ सकता है और पॉलिटिकल पार्टीज भी उन्हीं को महत्व देती है कि भाई आप अपने रिसोर्सेज से लड़ सकते हो कि नहीं लड़ सकते हो। तो गरीब आदमी कहाँ से लड़ेगा? जिसके पास कोई संसाधन नहीं है, तो जिनको मौका मिला वो एक बार उस मौके का इतना ज़्यादा अच्छा फ़ायदा उठा लिया उन्होंने कि फिर वो परिवार या तो बिजनेस के अंदर बहुत बढ़ गया या फिर वो पॉलिटिक्स के अंदर आगे बढ़ गया। इस तरह की एक प्रक्रिया जो है, एक साइकिल जिसको कहते हैं हम, विशेष सर्कल, एक चक्र जो है वो इस तरह का चल रहा है। ये बिल्कुल सही बात है और नेचुरली जब उसकी लीडरशिप दूसरे को नहीं बढ़ने दिया जाता है, उसकी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और इन सब को नहीं देखा जाता, तो फिर अपने को ये लगने लगता है कि यही जीत सकता है,
दूसरे जीत नहीं सकते, और फिर ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जीत का एक बहाना भी बन जाती है। ठीक है, तो अपने आप में ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, ठीक सर, प्रजातंत्र है और हम लोग अभी भी, पर एक और बात मैं आखिरी कहूँगा जी कि इसका कुछ कारण हमारी मानसिकता भी है। देखिए, कहने को पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, पर वास्तविकता में अभी भी हम लोग फ्यूडल हैं, सोच के अंदर फ्यूडल हैं। जी सर, कि अगर कोई पुराना राजा महाराजा रहा है, पुराना कोई इस तरह का रहा, तो हम अभी भी उसके नतमस्तक हैं। तो जनता की जब आपने बात करी थी, तो जनता की ये कमजोरी है, हम देख रहे हैं, और इसका फायदा भी कुछ लोग उठा रहे हैं, राजनीतिक दल उठा रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। मैं वापस आता हूं जल्दी से अजय धवले जी आपके पास। अजय धवले जी, अब देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल दिनेश जी ने उठाया और अरुण गुटू जी ने जो जवाब दिया, उसी में एक और सवाल आपके लिए निकल कर आया, और वो सवाल ये है कि जब हम 28 ऐसे लोगों को टिकट दे देते हैं जो किसी खास परिवार से जुड़े हुए हैं, जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, तो आप उन 28 क्षेत्रों में फ्री एंड फेयर कंपटीशन का जो मूल भावना है उसे खत्म कर देते हैं। अच्छा, मजेदार बात क्या है? मजेदार बात यह है कि कांग्रेस और बीजेपी कहती है जो पिछड़े हैं, जो नीचे रह गए हैं, उनके लिए आरक्षण हमने दिया। आप कह रहे हैं ओबीसी आरक्षण हम दे रहे हैं। अच्छा, बीजेपी कहती है, कांग्रेस कहती है कि SC ST OBC आरक्षण लाए तो हम थे, बढ़ा दिया आपने। इस पर लड़ाई रोज लड़ते हो, पर पार्टी के अंदर लोकतंत्र में निचलों को, पिछड़ों को उठाने की व्यवस्था नहीं है। उसमें क्या है कि जिसके पास धन है, बल है, उसको आप एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हो कि वो अपने सो कॉल्ड प्रीवियस एडवांटेजेस को भुना सके और जीत पाए। तो आप मुझे बताइए, 28 क्षेत्रों में तो आपने 28 विधानसभा क्षेत्रों में तो आपने फ्री एंड फेयर कंपटीशन और दूसरे नए नेताओं के नए नेतृत्व की पौध को तैयार होने से पहले ही रोक दिया सर। देखिए अभिलाष जी, यदि भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल डेमोक्रेसी का एनालिसिस आप करेंगे तो निश्चित रूप से ये पाएंगे कि जो महत्वपूर्ण संगठनिक पद हैं, जहां पे निर्णय लेने की जिनकी क्षमता है, वो निश्चित रूप से अपनी प्रतिभा की वजह से ही लोगों को मिले हैं। जिन 28 जगहों की आप बात करें, निश्चित रूप से संगठन ने वहां योग्यता के साथ साथ में अन्य और भी पैमानों के ऊपर आकलन किया होगा, और निश्चित रूप से मैंने शुरुआत में कहा कि एक बहुत डिबेटेबल विषय है। लेकिन आज जब हम इस परिप्रेक्ष्य में बात है कि भारतीय जनता पार्टी देश के अन्य राजनीतिक दलों से कम इस मायने तो भी अलग है कि हमने ये सिद्ध किया है कि हमारे यहाँ नेतृत्व उन्हीं लोगों ने किया है जो बहुत सामान्य से परिवारों से आए हुए हैं। मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने उदयपुर चिंतन शिविर की बात की। 2022 में कांग्रेस का उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ था और बहुत कैटेगोरिकली उन्होंने बहुत सारे रेजोल्यूशन पास किए थे। तो जो उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति एक पद की बात की थी। दूसरा, एक मैं अभी जो अरुण जी ने बात की कि फ्यूडलिस्टिक, लेकिन कांग्रेस ने क्या ये सामंतवादी सोच कभी गई है? राहुल गांधी 2004 में एक सामान्य सांसद थे, 2008-9 के दशक में वो सांसद ही थे। वो एक देश की कैबिनेट का ऑर्डिनेंस सरेआम फाड़ते क्योंकि ये फ्यूडल मानसिकता थी। हम बार बार उस सोच को प्रतिपादित कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी में वो परिवार, प्रथम परिवार का पुत्र होने का भाव है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आप जिन नेताओं के उदाहरण दे रहे हैं, आज कैटेगोरिकली वो सारे अपने आप को समर्पित कार्यकर्ता मानते हैं। यदि वो संगठन के प्रति समर्पण भाव नहीं रखेंगे, अगले बार उनके टिकट कट जाएंगे, संगठन उन्हें मौका नहीं देगा। तो भारतीय जनता पार्टी, लग रहा है कि कांग्रेस के प्रति राहुल गांधी समर्पित नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? और अनुराग ठाकुर जो है वो बीजेपी के प्रति समर्पित। अभिलाष जी, आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं। 90 बार कोई व्यक्ति चुनाव हारता है, क्या उसकी जवाबदेही कभी सुनिश्चित की जाती है? कभी उसको अकाउंटेबल माना जाता है? बिल्कुल भी नहीं माना जाता। राहुल राज्य मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, वो भी एक सामान्य परिवार से आते हैं, मैं स्वयं एक सामान्य परिवार से आता हूं। लेकिन मैं अपने दल में यह प्रश्न पूछ सकता हूं, क्या राहुल गांधी जी से प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या राहुल गांधी 90 चुनाव हराने के बाद भी कभी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हुई? कभी तो जिम्मेदारी फिक्स पड़ेगी। कई बार उन्होंने अपनी पार्टी मीटिंग में पद छोड़ने की इच्छा जताई, बीच में छोड़ा भी, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा दोबारा आइए। अभी आपके यहां होता तो कहते आंतरिक लोकतंत्र है, जनता ने कहा तो इसलिए आना पड़ा कार्यकर्ताओं ने, उन्होंने कहा तो आप उसे तानाशाही और सामंतवादी बता देते हैं। अच्छा अजय धवले जी, एक बात बताइए, जो अब हेमंत खंडेलवाल जी ने कहा है और पद वापस हुए हैं कि एक परिवार एक पद, ये कितनी शुचिता की शुरुआत, कितनी बड़ी मानते हैं आप इसे? और एक सवाल और सर, अगर मानते हैं तो पहले क्यों नहीं कर लिया सर? देखिए अभिलाष जी, मैंने शुरुआत में कहा कि प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से देश के नाम जिस दिन वो संबोधन दिया कि मुझे 1 लाख ऐसे नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के युवाओं को राजनीति में लाना है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक लंबी लाइन खींच गई जिसके इर्द गिर्द ही भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक नीतियां रहेगी, हमारा कार्यक्रम उस आधारित रहेगा। तो निश्चित रूप से देश के युवाओं में वो एक आशा जागृत हुई है कि प्रधानमंत्री जी ने अपेक्षा करी और आग्रह भी किया है कि देश के वो 1 लाख युवा जिनको देश की राजनीति में कंट्रीब्यूट करना है,
तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आप मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की, अन्य दल भी हमें फॉलो करेंगे तो देश का लोकतंत्र और अधिक मतलब मैं सशक्त पहले होगा। यही पूछना चाह रहा हूं कि पहले आपने दे दिया फिर वापस ले लिया, ये चीज ठीक नहीं समझ में आती ना। दे क्यों दिया था फिर? नहीं दीदी अभिलाष जी, देखिए मैंने शुरुआत में कहा कि समय काल परिस्थितियों का संगठन यदि 15 दिन में अंतर आ गया विचारधारा में। 15 दिन में परिवारवाद के फायदे और नुकसान समझ में आ गए। जब पीएम ने लाल किले से बोला ये बातें तो पिछले 15 सालों से बोल रहे हैं कि परिवारवाद के खिलाफ है बीजेपी। संगठन के समक्ष ये विषय लाया गया कि इस प्रकार की कुछ विषय हुए हैं, यदि हम ही लोग फिर नाकाम है। संगठन के समक्ष विषय प्रधानमंत्री जी के 15 दिन पहले बोलने वाले को हम आप तक पहुंचाने में 15 दिन लगा दिए, हम ही लोग नाकाम है। 15 अगस्त को कही गई बात अभी 15 दिन पहले आप लोगों तक पहुंचा पाए, ये तो हमारी नाकामी है। और वो प्रधानमंत्री जी हमारे कई सालों से ये बात कह रहे हैं, ये भी हम आप तक बीजेपी के कार्यकर्ताओं और प्रदेश संगठनों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। लेकिन राहुल राज जी से आपने बहुत अच्छा सवाल किया, वो लेके आता हूं। राहुल राज जी, मैं आपके पास आता हूं। राहुल राज जी, ये बात भी सही है कि अकाउंटेबिलिटी आप कहीं तो तय करेंगे, क्योंकि किसी दूसरी पार्टी में इतने फेलियर के बाद किसी भी कोई भी बड़ा पद हो, वहां लोकतांत्रिक तरीके से बोला जा सकता है कि भाई ये आप रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं तो आप छोड़ दीजिए, किसी और को मौका दीजिए। पर ऐसा लगता है कि जो परिवारवाद के आरोप लगते हैं वो सिर्फ एक परिवार की वजह से आप लोगों पर ज्यादा लगते हैं, और ऐसा लगता है कि उससे निकल नहीं पा रहे हैं। छोड़ दिया फिर किसी और को बनाएंगे, पर पावर जो है सारी एसेंट्रिक रहती है उन्हीं के पास। नहीं देखिए अभिलाष जी, जब तक राहुल गांधी जी का प्रश्न है तो आज जो संगठन सृजन अभियान के माध्यम से अंतिम पंक्ति में खड़े हमारे युवाओं को सारी तमाम बातों को स्वीकारते हुए जो हमारे अंदर कमी है वो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। दूसरा, आज राहुल गांधी जी ना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो नेता विपक्ष हैं, और नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद उस समय उन्होंने त्याग दिया था जब वो चुनाव हारे। तो ये जो 90 चुनाव की बात करते हैं वो नेतृत्व वाली बात है, और उन्होंने खुद कोई चुनाव नहीं हारे हो। वो जिस समय चुनाव हारे थे तो वो आपकी जो मैडम है दुनिया भर की बातें करती थी, उन्हीं को चुनाव हरा के दोबारा वो आज संसद में बैठे हैं गरिमा के साथ। दूसरा, आपने कहा अकाउंटेबिलिटी, मैंने राहुल गांधी की अकाउंटेबिलिटी बताई। अब आते हैं मध्य प्रदेश में, मैं गुप्ता जी के सवाल का जवाब भी दे दूं। आपने कहा नया नेतृत्व, अकाउंटेबिलिटी होती है दिग्विजय सिंह जी जैसी। दिग्विजय सिंह जी ने खुद संघर्ष करके अपने आप मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे, तमाम पदों पर कांग्रेस पार्टी में रहे, और जब उन्होंने चुनाव हारा तो उन्होंने कहा कि मैं 10 साल का संन्यास लूंगा। उन्होंने 10 साल संन्यास लिया। अभिलाष जी, रिकॉर्ड उठा के देखिए, उनके परिवार का उन 10 सालों में कोई विधायक नहीं रहा, नहीं था। विधायक बने स्वर्गीय मूल सिंह जी, जो एक सामान्य परिवार से आते थे, उन्होंने उनको टिकट दिलवाया और उनको विधायक बनाया। ये वो तथ्य है जो जनता के बीच में जाते नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी कहती कांग्रेस परिवारवाद की बात करती। आप बताइए, आप क्या सुंदरलाल पटवारी के परिवार में जब वो दिवंगत हुए तो फिर सुरेंद्र पटवारी को कोई टिकट दिया जा रहा है? आप बताइए विश्वास सारंग को लगातार टिकट क्यों दिया जा रहा है? आप बताइए अनुराग ठाकुर को टिकट क्यों दिया जा रहा है? आप बताइए आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को दोबारा क्यों प्रमोट किया? आप बताइए कि आप वसुंधरा राजे के परिवार को क्यों आगे बढ़ा रहे हैं? आप बताइए आपने हेमंत खंडेलवाल को प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनाया? आप बताइए कि आप जो बेटा है राजनाथ सिंह जी का, उसको विधायक का टिकट क्यों दे रहे हैं? अकाउंटेबिलिटी तो आपकी अभी तय होनी चाहिए ना साहब, कि तमाम प्रकार के आरोप लगने के बाद आप विश्वास सारंग को नहीं हटा पा रहे हो। यह होता है परिवारवाद का प्रतीक। चलिए ठीक है, दिनेश गुप्ता जी फाइनल कमेंट शॉर्ट में लूंगा सर आपसे, सॉरी माफी चाहूंगा कम समय दे पा रहा हूं। दिनेश गुप्ता जी, क्या आप ये माने कि हम लोग परिवारवाद को लेकर के ये जितने भी सवाल उठाते रहे, पार्टी जो है अब वो ये मान के बैठ चुकी है क्योंकि अब दूसरे भी इसी तरह से कर रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, करो जैसा करना है? या जो हेमंत खंडेलवाल जी ने शुरुआत की है कि पद वापस ले लिए, इसका मतलब है कि शुरुआती तौर पर बड़े सीरियस नजर आ रहे हैं, क्या ये संगठन से सत्ता में भी ये फॉर्मूला लागू हो पाएगा, या केवल निचले स्तर पर हमेशा की तरह रहेगा और ऊपर वालों के लिए अलग नियम जो होता है हर पार्टी में, बीजेपी में भी और कांग्रेस में भी, कि ऊपर वालों के लिए नियम अलग हैं जिनके नाम राहुल राज जी ले रहे हैं, और नीचे वालों के लिए नियम अलग हैं कि लाओ गलती से टिकट मिल गई, गलती से पद मिल गया, वापस करो। ऊपर वालों से कभी नहीं बोला जाएगा ये। अभिलाष जी, ये तो उमा भारती भी कह चुकी थी कि भाजपा के भीतर भीड़ों के लिए अलग नियम होते हैं और दूसरे अलग नियम होते हैं। देखिए, ये तो संगठन में केवल पद देने की बात है। जब विधानसभा का चुनाव आएगा तब वो किसको देंगे? तब तो सरकार बनाने की बात होगी ना, इसमें ये सरकार बनाने की बात। जब सरकार बनाने की बात होगी तो फिर आप जो है विनिंग स्थिति में चले जाएंगे कि कौन जिताऊ चेहरा है, हम उसको टिकट देंगे, और उसी के आधार पर फिर ये होगा कि परिवारवाद घोषित होगा, फिर उन्हें कहेंगे कि साहब ये हमारा परिवारवाद कांग्रेस से अलग। जी, जाहिर सी बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपने कही है। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण जो बिंदु रह गया है वो अपने जाते जाते दर्शकों को बता दूं कि विनेबिलिटी का हम जो बात बोलते हैं, हर पार्टी चाहती कि भाई जीतने वाला कैंडिडेट को मैं खड़ा कर दूं उस क्षेत्र से। उनके पास जीतने वाले कैंडिडेट बहुत होते हैं, मैं आपको एकदम स्पष्ट करता हूं। आज किसी भी नेता पुत्र से ज्यादा अच्छे साफ सुथरी छवि के लोग वहां बहुत हैं, पर जीतने वाले कैंडिडेट्स पर भारी पड़ता है हरा सकने वाला वो नेता पुत्र या वो नेता परिवार जो वहां बैठा हुआ है। तो दरअसल यहां पर खोज जो है वो जीतने वाले की नहीं है, दरअसल पार्टियां रोकना चाहती हैं उन
बाहुबली परिवारों को, समृद्ध परिवारों को, प्रभावशाली परिवारों को जो हरा सकने का मादा रखते हैं। और ऐसा हुआ भी है कि जब इन परिवारों को पार्टियों ने कई मामलों पर नजरअंदाज किया तो उन्होंने पार्टी के जीत सकने वाले कैंडिडेट को निपटा दिया। पार्टी को मजबूरी कि भाई उस क्षेत्र में उससे बड़ा तो कोई है नहीं, उन्हीं को दो, क्योंकि उनके पास धन भी है, बल भी है, प्रभाव भी है और जाहिर सी बात है सियासत करने का स्वभाव भी है। इसलिए परिवारवाद की बेल फल फूल रही है। यह अलग बात है कि एक ऐसा फल है जिसे चख तो बीजेपी कांग्रेस दोनों के लोग रहे हैं, पर पब्लिक के सामने इसे बड़ा कड़वा बताते हैं और अकेले